वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स, हम न्यू नेशनल बुक फाउंडेशंस क्लास 9 पढ़ रहे हैं और उसके मैग्नेटिज्म की सीरीज का आज लेक्चर नंबर 6 है, दैट इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या होता है इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलें इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक ऐसा मटेरियल जिसको मैग्नेट बनाया जाता है, इसका मतलब ये है कि वो मटेरियल जो है वो पहले मैग्नेट नहीं होता, उसको बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है स्टूडेंट्स? उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। और जब आप एक ऐसा मटेरियल जो नॉर्मल कंडीशन में मैग्नेट नहीं होता और आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो ऐसा मटेरियल में जब एक मैग्नेटिक इफेक्ट आता है तो हम ये कहते हैं कि हमने इस मटेरियल में मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर दी है। यानी पहले इसमें मैग्नेटिज्म नहीं थी और मटेरियल इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर दी गई। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में जो मटेरियल होता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जो कोई भी अगर आप मटेरियल ले लें स्टूडेंट्स, वो मैग्नेट नहीं होता। ठीक है, इट्स नॉट अ मैग्नेट। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख के, ठीक है, मटेरियल इनिशियल कंडीशन में मैग्नेट नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से स्टूडेंट्स क्या होता है कि उसके डेपोज होते हैं वो उसी मैग्नेटिक फील्ड जिसमें उसको रखा जाता है, यानी ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें उसको हम रखते हैं, ठीक है, इसी की डायरेक्शन में उसके डेपोज अलाइन हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये मटेरियल जो है वो इसके अंदर मैग्नेटिज्म अब इंड्यूस हो चुकी है, क्योंकि स्टूडेंट्स उसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, इट्स विल अट्रैक्ट एज वेल एज रिपेल। ठीक है, इसके अंदर अट्रैक्टिव रिपल्सिव प्रॉपर्टी दोनों आ जाती है। यानी अगर उसको हम आयरन नेल के पास लेके जाएं, किसी भी ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल के पास लेके जाएं, तो वो रिपल्सिव प्लस अट्रैक्टिव टेंडेंसी रखता है उस मटेरियल को अट्रैक्ट करने की भी और रिपेल करने की भी। जैसे हमें अंदाजा हो जाता है कि इसके अंदर अब मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गई है, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स के एक अनमैग्नेटाइज मटेरियल, अनमैग्नेटाइज मटेरियल, अनमैग्नेटाइज मटेरियल को पास करते हैं हम। ठीक है, किससे पास करते हैं? इसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं। इसको आप एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो जब एक अनमैग्नेटाइज मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो हम ये कहते हैं कि ये मटेरियल जो है स्टूडेंट्स, ये अब मैग्नेटाइज्ड हो गया, इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आ चुका है, ये अब मैग्नेटाइज हो चुका है। मैग्नेटाइज जब मटेरियल हो जाता है स्टूडेंट्स, तो फॉर एग्जांपल अगर ये फील्ड है जिसमें इसको हमने रखा है, ये इस फील्ड का जो है वो नॉर्थ है और इसी हिसाब से ये इस फील्ड का, लेट मी रेज, ये इस फील्ड का जो है वो साउथ है। तो हमें कहते हैं कि इसके जो डायपोल हैं स्टूडेंट्स, वो इसी मटेरियल के डायपोल इस फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, तो हम ये कहते हैं अलाइन हो जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये आपके पास मैग्नेटाइज्ड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम जब एक अनमैग्नेटाइज मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके या उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो हम ये कहते हैं इसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक अनमैग्नेटाइज मटेरियल को मैग्नेटाइज बनाने की कुछ टेक्निक्स हैं, जिसमें सबसे पहले टेक्निक है स्ट्रोकिंग मेथड, सेकंड टेक्निक है हैमरिंग मेथड, हीटिंग मेथड, फोर्थ वन है सोलेनॉइड। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम स्ट्रोकिंग मेथड से। सो स्टूडेंट, स्ट्रोकिंग मेथड में क्या किया जाता है? हम एक बार मैग्नेट लेते हैं जो कि बिल्कुल आपको नजर आ रहा है, दिस वन। ये बार मैग्नेट लिया जाता है स्टूडेंट्स, और इस बार मैग्नेट को हम इस मैग्नेट के दो साइड्स ये आपके पास स्टील बार है, ठीक है, इस स्टील बार के दो एंड है, एक ए एंड है, एक बी एंड है। अब स्टूडेंट्स, इसको जिस पोल से बार मैग्नेट के जिस पोल से हम इसके एक एंड से इसको हम जो है वो स्ट्रोक करना शुरू करते हैं, यानी इसके ऊपर ये फ्रैक्शन प्रोड्यूस करके इसके ऊपर हम
स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं। स्ट्राइक करवाते हुए इसको एक एंड ए से बी की तरफ लेके जाते हैं, जो कि आपको नजर आ रहा है, यानी पूरा लूप बनता है स्टूडेंट्स। ए से बी की तरफ लेके जाते हैं, फिर अगेन ए से शुरू करते हैं बी की तरफ। यहाँ से स्टूडेंट हमने इसको उठा देना होता है, ये ऐसा नहीं होता कि ए से बी फिर बी से ए से बी फिर बी से ए, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। हमने क्या करना होता है कि ए से बी की तरफ कंप्लीट स्ट्राइक करवाना है, स्ट्रोक करवाना, फेरना है इसके ऊपर, ठीक है, जैसे रगड़ते हैं स्टूडेंट्स इसके ऊपर। तो इसका जो नॉर्थ पोल है इस बार मैग्नेट का, वो हम इसके ऊपर तकरीबन आप यूं समझ लें 9 to 10 टाइम इसको रिपीट करते हैं, 9 to 10 टाइम्स रिपीट करते हैं कि इसको हम ए, नॉर्थ पोल ए पे रख के ए से बी की तरफ लेके जाते हैं। और फिर सिचुएशन ये होती है कि इसका जो एंड, ठीक है, जिस एंड को ये बार मैग्नेट लेफ्ट करता है, लीव करता है, यानी यहां से तो हम एंटर करवाते हैं ना, यहां से तो हम स्ट्राइक करवाना शुरू करते हैं, यहां से स्ट्रोकिंग स्टार्ट होती है, यहां एंड होती है, यहां स्टार्ट, यहां एंड। तो जिस जगह पे एंड होती है स्टूडेंट्स, वहां पे हमेशा जो बार मैग्नेट का पोल होता है उसे अपोजिट पोल आना होता है। जैसे आपके पास बार मैग्नेट का पोल नॉर्थ है, तो हम ए एंड से शुरू कर रहे हैं, तो इसका बार मैग्नेट का अपोजिट पोल कौन सा बनता है? साउथ पोल। तो जब ये मैग्नेटाइज्ड होगा स्टूडेंट्स, तो स्टील बार का ये वाला पोल हो जाएगा साउथ और ये वाला पोल हो जाएगा नॉर्थ। होता क्या है कि बार मैग्नेट का जो एंड स्टूडेंट्स हम स्ट्रोक करवाते हैं, इसके साथ हम फेरते हैं, ठीक है, स्ट्राइक करवाते हैं, रगड़ते हैं, वो वाला एंड का सेम पोल उसी एंड के ऊपर आता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे वही वाला पोल आता है। लेकिन जिस एंड से हम लेफ्ट करते हैं, जैसे यहां से फेरते हुए बी से हम उठा लेते हैं, फिर ए से फेरते हैं, फिर ए से फेरते हुए बी से फिर उठा लेते हैं, यहाँ हमेशा याद रखिएगा ऑपोजिट पोल आता है। जैसे यहाँ पे आप साउथ पोल आएगा आपके पास। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको हम शफल करेंगे सिमिलरली। अगर मैं इसी स्टील का ये वाला साइड जो है, ये तो फाइनली आप समझ लें कि जब इस पे पोल आ जाते हैं तो ये मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसका जो ऑपोजिट एंड है, ठीक है, कौन सा एंड है जी? ऑपोजिट एंड। स्टूडेंट ऑपोजिट एंड पे भी हम सेम टेक्निक करते हैं। ऑपोजिट एंड पे भी हम सेम ऐसे ही इसी स्टील बार का एक एंड ए ले लेते हैं, ठीक है जी, एक आपके पास एंड बी ले लेते हैं, बिल्कुल सेम इस बार मैग्नेट को हम इसके ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर हम रगड़ते हैं, स्ट्रोक करवाते हैं। ये हमारा नॉर्थ होता है और ये हमारा साउथ होता है। लेकिन होता क्या है स्टूडेंट्स के कभी भी स्टील बार के दोनों सेम फेस पे, ठीक है, मतलब अपोजिट फेस पे कभी भी सेम, याद रखिएगा कि पोल नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है अपोजिट फेस पे, यहाँ पे इस साइड पे साउथ आएगा, इस साइड पे नॉर्थ आएगा। यानी अगर आपके पास इस फेस पे नॉर्थ और साउथ आया है, तो इसी के अगर आप इसको उल्टा दें, स्टील बार के अपोजिट फेस पे, अपोजिट एंड पे साउथ से नॉर्थ आएगा। कभी ऐसा नहीं होता कि एंड पहले इस फेस पे भी नॉर्थ है और इसके अपोजिट फेस पे भी, अदर साइड पे भी नॉर्थ होगा। तो इसके अपोजिट साइड पे स्टूडेंट याद रखिएगा, बैक साइड पे साउथ होगा और इधर बैक साइड पे नॉर्थ होगा। ये रूल है स्ट्रोकिंग मेथड का, ठीक है। सेम पोल्स कभी भी नहीं हो सकते सेम एंड ए के ऊपर, और इसी तरह सेम एंड बी के ऊपर अगर यहाँ साउथ है तो इसके अदर एंड पे नॉर्थ होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट डबल साइड पे, स्टील बार के डबल साइड हम मैग्नेटाइज कर देते हैं, स्ट्रोकिंग करवा के सेम बिल्कुल इसी तरीके से। उसके बाद अगर हम इसको मैग्नेटाइज करने के बाद किसी भी मटेरियल के पास लेके जाएं, ठीक है, किसी भी मटेरियल के पास लेके जाएं, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, ठीक है। तो आप अगर किसी बिल्कुल एक जैसे आपके पास स्टेपल्स पेन होती हैं, आप उनके पास इसको लेके जाएं, तो यू विल सी के इट विल अट्रैक्ट टू दिस स्टील बार, क्योंकि ये अब मैग्नेटाइज्ड हो गया, ठीक है। ये फुली इसके साथ चिपक जाएंगे स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसी जैसे एक मैग्नेटिस मैग्नेट के साथ चीज़ें चिपक जाती हैं। ये स्टील बार मैग्नेटाइज होने के बाद, यानी इसके अंदर अब मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड हो गई है, ये अब हर तरह के मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, आयरन नेल्स, स्टेपल्स, इस तरह की चीज़ों को अपने साथ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यानी इसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड हो गया। सो स्टूडेंट सेकेंड मेथड है हमारे पास, दैट इज अबाउट हैमरिंग मेथड। हैमरिंग मेथड की बात करते हैं। हैमरिंग मेथड में क्या होता है,
कि हमारे पास यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है जो कि आपको नजर आ रही है नॉर्थ से साउथ। स्टूडेंट्स, इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस किया गया है। होता क्या है कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको हमने जो है जोर जोर से हैमरिंग करते हैं, इसको हम जोर जोर से जो है वो हैमर की मदद से मारते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपको ये मटेरियल नजर आ रहा है दिस वन, तो एक जो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है, कुछ टाइम बाद जब आप इस पे हैमरिंग कर लेते हैं तो यू विल सी कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स के डायपोल्स हैं, इट विल बी स्टार्ट अलाइनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आ रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो यू विल सी कि बिल्कुल इसी डायरेक्शन में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मटेरियल है सॉरी, ये अपने ही डायपोल्स को क्या कर लेगा, इसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। जब आप देखोगे कि इसके डायपोल इसकी डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं, ये इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड होना स्टार्ट हो गई है। एक टाइम आएगा कि स्टूडेंट्स मैक्सिमम इसके जो मैग्नेटिक डायपोल हैं, जब ये जब ये ऐसे आपके पास इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जैसे ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, इसकी डायरेक्शन में इस मटेरियल के डायपोल जब अलाइन हो जाएंगे, यू विल सी ऐसे अलाइन हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि इसके अंदर मैग्नेटिज्म अब इंड्यूस्ड हो गई है। यानी जब आप इसको इस मैग्नेटिक फील्ड से अब हटाओगे तो यू विल सी ये मटेरियल अब मैग्नेटाइज्ड हो चुका है, इसके जो डायपोल्स हैं वो इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जब मैक्सिमम अलाइन हो जाते हैं, तो आप यूँ कहोगे कि ये मटेरियल अब मैग्नेटाइज्ड हो गया है। स्टूडेंट्स, इसको भी अगर आप किसी मटेरियल के पास आप लेके जाओगे, ठीक है, जब ये फुली अलाइन हो जाते हैं इसके डायपोल्स, तो यू विल सी जब ये ऐसे अलाइन हो जाते हैं तो यू विल सी कि इसके पास अब मैग्नेटिक टेंडेंसी है, इट कैन आल्सो अट्रैक्ट एज वेल एज रिपेल द मैग्नेटिक मटेरियल। तो याद रखिएगा ये मेथड यूजुअली किसके लिए इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, यूजुअली आपके पास ये मैग्नेटाइजेशन ऑफ स्टील के लिए यूज किया जाता है। स्टील को स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि एक स्टील की बार लेते हैं, जैसे ये ली गई है, ये वाली स्टील की बार को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा जाता है, ठीक है, उसमें प्लेस किया जाता है मैग्नेटाइजेशन ऑफ स्टील। तो क्या होता है कि स्टील को जोर जोर से हैमर किया जाता है, जब आप जोर जोर से जेंटली उसको हैमर करते हैं, ठीक है, ऊपर से मारते हैं, तो आफ्टर सम टाइम you will see कि जो स्टील के डायपोल्स हैं, इट विल बी अलाइन अप इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड। और जब ये फील्ड से अलाइन हो जाते हैं तो यू सी कि आपके पास जो स्टील है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है स्टूडेंट्स। सो थर्ड मेथड है हीटिंग मेथड। स्टूडेंट, जो हीटिंग मेथड है वो ज़्यादातर याद रखिएगा डीमैग्नेटाइजेशन के तौर पे यूज होता है, ठीक है, यानी अनमैग्नेटाइज करने के लिए यूज होता है। अनमैग्नेटाइज, इसका मतलब ये है कि अमूमन ये तासुर रखा जाता है स्टूडेंट्स के, कंसेप्ट ये होता है कि अनमैग्नेटाइजेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अमूमन ये तासुर रखा जाता है कि एक अनमैग्नेटाइज मटेरियल जो होता है, एक मैग्नेटाइज मटेरियल जो होता है, ठीक है, इसको अमूमन अनमैग्नेटाइजेशन के लिए एक मैग्नेटाइज मटेरियल जो होता है उसको जब आप हीट करते हो, मैग्नेटाइज मटेरियल, एक मैग्नेटाइज मटेरियल को जब आप हीटिंग से पास करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि वो अपने मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी लूज करना शुरू हो जाता है। मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी लूज कर, ये जब आप हीट से पास करते हैं इसको, तो मैग्नेटाइज मटेरियल स्टार्ट लूजिंग इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या मतलब है इस बात का, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आपके जो डायपोल हैं एटम के, मैग्नेटिक मटेरियल के डायपोल आपको पता है लैंड हुए होते हैं, ठीक है, स्ट्रांगली जेंटली लैंड होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से स्टूडेंट्स क्या होता है कि एंड डायपोल्स की एनर्जी बढ़ती है। जब एंड डायपोल्स की एनर्जी बढ़ती है स्टूडेंट्स, तो ये अपने पोजीशन पे जो डायपोल हैं ये फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं, ये अपनी जगह पे फिक्स नहीं रहते, ये अपनी साइड जिस जगह पे अलाइन हुए होते हैं इनकी अलाइनमेंट जो है वो लूज होना शुरू हो जाती है। तो टी बढ़ाने पे याद रखिएगा अलाइनमेंट, अलाइनमेंट
अलाइनमेंट स्टार्ट लूजिंग, ठीक है, अन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो स्टूडेंट जाहिर है अगर आपके पास अलाइनमेंट लूज होगी तो आप यूँ कह सकते हो कि यार ये जो मटेरियल है ये इट स्टार्ट लूजिंग इट्स मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, क्योंकि अलाइनमेंट जब स्ट्रांग होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, फिक्स्ड पोजीशन पे, जेंटली फिक्स्ड पोजीशन पे डेपोज अलाइन होते हैं तो आप कहते हैं ये स्ट्रांग मैग्नेटाइज मटेरियल है। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनकी एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है तो ये अपने मैग्नेटाइजिंग जो इसके डेपोल है, ठीक है, ये अपने अलाइनमेंट जो है वो लूज करना शुरू हो जाते हैं, इनके पास एनर्जी आती है, एनर्जी करके सिचुएशन कुछ स्टूडेंट्स यूं हो जाती है, कुछ इधर को चले जाते हैं, कुछ इधर को चले जाते हैं, कुछ जो है वो टिल बड़े स्ट्रांग अलाइंड होते हैं तो वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते, ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, लेकिन सिचुएशन स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हो जाती है। तो मतलब अब ये मटेरियल जो है उसने अपनी मैग्नेटाइजेशन लूज कर दी है टेम्परेचर बढ़ाने पे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अमूमन ये होता है कि आप जब मैग्नेटाइज मटेरियल को हीट करते हैं तो उसकी सिचुएशन कुछ ऐसे बन जाती है कि वो अनमैग्नेटाइज्ड हो जाता है। तो हीटिंग मेथड ज़्यादातर अनमैग्नेटाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है स्टूडेंट्स। लेकिन लेकिन हमारे पास पुराने वक्तों में ऐसे होता था जिसको हम सी बैक इफेक्ट भी कहते हैं और इसको हम थर्मोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। इसको समझाने की कोशिश करते हैं, सी बैक इफेक्ट और थर्मोमैग्नेटाइजेशन। ज़रा मैं इसको रब कर लूँ ताकि हम इसको सही तरीके से समझ सकें। ओके, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का अगर हम पुराने वक्तों का पढ़ें तो स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं सी बैक इफेक्ट। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, आपके कोर्स में इसको दिया हुआ है सी बैक इफेक्ट, ठीक है। और इसका सेकंड नेम इसने लिया हुआ है, या फिर इसको हम थर्मो इफेक्ट भी कहते हैं, थर्मोमैग्नेटिज्म, ठीक है। थर्मो इफेक्ट और थर्मोमैग्नेटिज्म दो नाम है इसके। स्टूडेंट्स इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या। स्टूडेंट्स सी बैक एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने क्या किया कि उसने दो तारे ली, ठीक है, टू वायर्स ले ली। एक उसने वायर ले ली स्टूडेंट्स, आप समझ लें कि आयरन की वायर ले ली, ठीक है, वायर ऑफ आयरन। और स्टूडेंट्स दूसरी तार उसने ले ली, कापर की ले ली, ठीक है। दूसरी तार उसने किसकी ले ली, मटेरियल की, कापर ले ली। दो डिफरेंट मटेरियल की तारें ले ली उसने, ओके। अब क्या किया स्टूडेंट्स के इन दो तारों को उसने क्या किया कि यहां से इस एंड से, ठीक है, ये जो एंड है ये वाला और ये जो एंड है, इन दोनों तारों को जो दो डिफरेंट मटेरियल से बने हुई है इन दोनों तारों को आपस में जोड़ दिया, बिल्कुल ऐसे करके जोड़ दिए। अब स्टूडेंट जहां पे इन दोनों तारों को इसने जोड़ा, ठीक है, ऐसे करके, जो कि इससे पहले ये आपके पास आयरन की थी, इसको मैं इसके सिंबल कह देता हूँ Fe, ये कापर की थी। तो जिस जगह पे उसने जोड़ा स्टूडेंट्स, इसको उसने बोला कि दिस इज जंक्शन, ठीक है, दिस इज जंक्शन। उसने दो तारे जहां पे मिलती हैं स्टूडेंट्स, इस वो रीजन, उस रीजन को जंक्शन बोला जाता है। तो यहाँ स्टूडेंट दो जंक्शन थे, जंक्शन 1 और इसको बोल दिया जंक्शन 2। यहाँ भी दो तारे आपस में मिली है, दिस इज नाउन एज जंक्शन 2, J2, दो जंक्शन है। तो यहाँ भी आयरन कापर की एक एंड मिला है, यहाँ भी आयरन कापर का एक एंड मिला है। तो स्टूडेंट्स उसने क्या किया कि इसको एक एंड से हीटअप करना शुरू कर दिया। सपोज करो कि यहाँ मैंने कैंडल लगा दिया, तो जो इसका जंक्शन 1 है उसको आपने हीटअप करना शुरू कर दिया। तो जंक्शन 1 को जब आपने हीट करना शुरू किया, व्हाट हैपन, डेफिनेटली इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स हैं, दे स्टार्ट हीट अप, दे अब्जॉर्बिंग एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम दिस कैंडल। तो क्या हुआ कि जंक्शन 1 जो है ये हाई टेम्परेचर पे चला गया और जो जंक्शन 2 था दैट इज लो टेम्परेचर। सो स्टूडेंट्स आपने देखा है कि जब आपके पास डिफरेंस इन टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है, डिफरेंस इन एनर्जी आ जाता है, डिफरेंस इन टेम्परेचर आ जाता है, तो क्या होता है कि हीट विल स्टार्ट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। इस हिसाब से डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की बिना पे जो हीट था, जो एनर्जी थी, उसने इस हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन की तरफ क्या कर दिया, हीट फ्लो होना स्टार्ट हुई डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की बेस पे। तो जब स्टूडेंट्स हीट फ्लो होना स्टार्ट हुई हॉट से कोल्ड पार्ट की तरफ,
तो व्हाट हैपन, यहाँ एक थर्मो करंट जनरेट हुआ स्टूडेंट्स। क्या जनरेट हुआ? एक थर्मो करंट जनरेट हुआ इस वायर में, थर्मो करंट। क्योंकि स्टूडेंट्स ये इसको थर्मो करंट नाम क्यों दिया गया? थर्मो करंट नाम इसलिए दिया गया कि ये दो टेम्परेचर डिफरेंस की बिना पे ये करंट जनरेट हुआ है। दो जंक्शंस के टेम्परेचर डिफरेंस की बेस पे करंट जनरेट हुआ है, एनर्जी फ्लो हुई है, ठीक है, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, तो इसलिए इसको थर्मो करंट का नाम दे गया। और जो दो तारों को मिलाया गया है कॉपर आयरन को दो जंक्शंस की हेल्प से, स्टूडेंट्स इसको नाम दिया गया थर्मोकपल, ठीक है। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट्स? इस वायर के सेटअप को बोलते हैं थर्मोकपल, ठीक है। और जब स्टूडेंट्स यहाँ पे करंट जनरेट हुआ तो आपको पता है कि किसी भी जगह पे एक करंट कैरियंग कंडक्टर अगर हो और इसमें से कोई करंट आई फ्लो कर रहा हो स्टूडेंट्स, कोई भी अगर करंट आई फ्लो कर रहा हो, ठीक है, तो आप कहते हो कि दिस कंडक्टर विल बिहेव एज अ मैग्नेट, ठीक है। आपको याद है ना, स्टार्ट के लेक्चर में हमने सीखा था, एम्पेयर एंड नोस्टेड ने कहा था कि जी अगर आपके पास किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो इट विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके साथ साथ उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो स्टूडेंट जब इसमें से थर्मो करंट जनरेट हुआ ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, हीट एनर्जी फ्लो की फ्रॉम हॉट जंक्शंस टू कोल्ड जंक्शंस, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हुई, ठीक है, जिसको हमने सी बैक इफेक्ट का नाम दिया, थर्मोमैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हीटिंग इफेक्ट से स्टूडेंट्स क्या हुआ, एक मैग्नेटिक यानी मैग्नेटाइज्ड हो गया, एक मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड होगी इसके अंदर, ठीक है, इसके एनवायर्स में मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड होगी, जिसको आप कहते हो हीटिंग मेथड। तो अमूमन पहले हमने क्या कहा कि आजकल जो है वो एडवांस मेथड में हीटिंग मेथड किस लिए यूज किया जाता है? मटेरियल को अनमैग्नेटाइज करने के लिए। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अलाइनमेंट जो है डेपोल्स की लूज हो जाती है, ठीक है, वो अपनी जगह छोड़ना शुरू हो जाते हैं, दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि वो अनमैग्नेटाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। सो ये था स्टूडेंट्स आपके पास हीटिंग मेथड। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 4 की तरफ, दैट इज सोलेनाइड। अब स्टूडेंट्स सोलेनाइड क्या है हमारे पास? देखो सोलेनाइड जो है ये आपके पास एक मोस्ट कॉमन मटेरियल होता है जो कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल के लिए यूज होता है। सोलेनाइड स्टूडेंट्स जस्ट एक कॉइल होती है, एक वायर की हुई एक वायर को हम सिलेंड्रिकल कॉइल में से रिप कर देते हैं, तो हम ये कहते हैं कि दिस इज नोन एज सोलेनाइड। मतलब एक सिंपल है कि अगर आपके पास स्टूडेंट्स एक वायर है, ठीक है, एक वायर, एक स्ट्रेट वायर है। अब मैंने क्या किया कि एक स्ट्रेट वायर को हमने नंबर ऑफ टर्न्स में लूप्स में कन्वर्ट कर दिया, कुछ ऐसे। तो अ वायर कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप, ठीक है, इज नथिंग बट अ सोलेनॉइड स्टूडेंट। इसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। जब आप एक कॉइल हो, स्ट्रेट कॉइल हो, जब आप किसी स्ट्रेट कॉइल को इस तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप में आप जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे आपने इसको कन्वर्ट किया, तो हम ये कहते हैं इट इज नथिंग बट अ सोलेनॉइड। जो कि देखें आपको ये नजर आ रहा है। ये आपको क्या लग रहा है कि स्टार्ट में ऐसी थी? नो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, एक स्ट्रेट वायर थी, इस सेटअप में आप देख रहे हो हमने एक स्ट्रेट कॉइल को नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल में क्या किया जी, कन्वर्ट कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप में कन्वर्ट कर दिया। देखें ये पहला लूप है, दूसरा लूप है, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, अप टू सो ऑन। जितने हम लूप्स बनाते चले जाते हैं उतना अच्छा स्टूडेंट्स हमारे पास सोलेनॉइड बनेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप्स होती हैं उतना अच्छा हमारे पास सोलेनॉइड होता है। तो बहरहाल जब आप एक सिंपल वायर को, एक स्ट्रेट वायर को नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नथिंग बट अ सोलेनॉइड। तो इसी हिसाब से हमने क्या किया कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लेते हैं, एक सिलेंडर कोर ले लेते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे वाला, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल, इट इज नथिंग बट अ सिलेंड्रिकल आयरन कोर। अब क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल आयरन कोर में अगर आप रेप्ट कर देते हैं उसके ऊपर कॉइल को, ऐसे ऐसे आप लपेट देते हैं कोर के ऊपर, तो यू विल सी इट विल बिहेव लाइक अ सोलेनाइड, ठीक है। ये अब आपके पास परफेक्ट सोलेनाइड बन गया। जैसे देख सकते हो सॉफ्ट आयरन कोर को हमने रखा हुआ है और उसके ऊपर कॉइल की रिप्ट की हुई है, रिपिंग की हुई है, कॉइल को रिप्ट किया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है।
और हम क्या करते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं बैटरी से। जब जोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे करके एक्सटर्नल सेल से बैटरी से जोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। आपको पता है कन्वेंशनली करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है, तो इस तरीके से प्लस से जाता हुआ ये हर लूप में से स्टूडेंट से करंट फ्लो करता है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ये लास्ट वाले लूप से करंट बाहर निकल के वापस अपना सर्किट कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आता है, एंड देन माइनस से फिर नेक्स्ट मूव ऑन, फिर इसी तरीके से अपना साइकिल कंप्लीट करता है। अब तुम लोगों ने ये चीज पढ़ी है स्टूडेंट्स के, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, क्या होता है जी, करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है स्टूडेंट, इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो जो सोलेनॉइड होता है स्टूडेंट्स, ये सिमिलरली जब इसमें से करंट पास होना शुरू हो जाता है फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो यही जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, ठीक है, ये बिल्कुल रिसेंबल हो जाता है स्टूडेंट किसके साथ, एक बार मैग्नेट की तरह रिसेम्बलेंस करता है। किसकी तरह, बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, इसमें वो प्रॉपर्टी आ जाती है। यानी क्या होता है कि इसके आपके पास जो जहां से करंट एंटर होता है, ठीक है, अमूमन ये नहीं है, जो यहाँ पे भी पोल्स बन जाते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर। ठीक है, यहाँ आपके पास पोल्स आ जाते हैं, यहाँ आपके पास नॉर्थ आ जाता है, यहाँ आपके पास साउथ आ जाता है। प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे निकलती हैं। ठीक है, प्रॉपर इस सोलेनॉइड के कॉइल्स में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको, इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि आपको नजर आ रही ऐसे दिखाई देती हैं, यानी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्योंकि रूल है स्टूडेंट्स कि जब भी एम्पेयर एंड ओस्टर्ड साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये कहा था कि जब आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को उठाते हो, ठीक है, एम्पेयर एंड ओस्टर्ड ने कहा था कि जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को उठाते हो, तो उसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होने के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो एफ सोलेनॉइड है, वह करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल्स, ठीक है, तो डेफिनेटली इसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, इसके पास ये मैग्नेटाइज्ड हो जाता है स्टूडेंट से सोलेनॉइड। और जब ये मैग्नेटाइज्ड हो जाता है तो ये रिसिम्बल करता है बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, जैसे एक बार मैग्नेट होती है, ये उसका नॉर्थ होता है, इसका साउथ होता है, तो उसके पास ये रिसेम्बलेंस प्रॉपर्टी आ जाती है मैग्नेटाइज्ड होने के बाद। सो स्टूडेंट्स ये तो थी कि आपके पास इसके डायपोल्स का लाइन होना इन कॉइल्स का। ठीक है, ठीक है, इसके डायपोल्स अलाइन हो जाते हैं और ये मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, इनसाइडली इसके डोमेन्स बन जाते हैं। ठीक है, पोल्स भी बन जाते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। तो नेक्स्ट क्या है कि अब ये देखना ये है कि अगर इसको आप एक डीसी से जो है वो, फॉर एग्जांपल आप इसमें मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस करते हैं डीसी सोर्स से, तो आपने स्टूडेंट्स ये पढ़ा है कि डीसी सोर्स क्या होता है। ठीक है, डीसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है कि इसमें जो आपके पास करंट होता है वो एक डायरेक्शन में जाता है, यूनिट डायरेक्शनल होता है। मतलब अगर हम एक डीसी सोर्स चेक करें तो स्टूडेंट्स उसमें करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है टाइम के साथ साथ, ये अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता, इसकी प्लस माइनस फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, इसके जो प्लस माइनस होते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो इसके बारे में आप कह सकते हैं कि इसकी जो पोलैरिटी होती है दैट इज फिक्स्ड। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगर आप इसको एक डीसी सोर्स से यानी सेल से या बैटरी से इस सोलेनॉइड को आप मैग्नेटाइज करते हो, तो इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस्ड होगी इट विल बी जस्ट इन वन डायरेक्शन स्टूडेंट्स, ये एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होगा। ठीक है, इसकी जो पोलैरिटी चूंकि फिक्स होती है डीसी सोर्स की, ठीक है, ये एक डीसी सोर्स है, कोई सेल है, बैटरी है, तो इसकी पोलैरिटी जो है वो फिक्स्ड होने की वजह से क्या होगा कि इसकी जो मैग्नेटाइजेशन होगी ये जस्ट वन डायरेक्शन में होगी। यानी मान लो कि ये इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो जब जब ये मैग्नेटाइज्ड होगा डीसी सोर्स से, तो इसकी ये जो नॉर्थ साउथ की साइड से जो जगह हैं ये फिक्स्ड रहेंगे, ये चेंज नहीं होने वाली। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, जब हम इसको एक एसी सोर्स से अगर चार्ज करते हैं, तो एसी सोर्स क्या होता है, एसी करंट क्या होता है स्टूडेंट, जैसे हमारे घरों में हमारे अप्लायंसेज में एसी करंट आ रहा होता है। ठीक है, ए फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ए फॉर
अल्टरनेटिंग, सी फॉर करंट, अल्टरनेटिंग स्टूडेंट्स। अल्टरनेटिंग का वर्ड होता है जो चेंज होता रहे टाइम के साथ साथ। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब तो ये हुआ कि अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ साथ क्या होता है जी, ये चेंज हो रहा होता है। इसकी पोलैरिटी फिक्स नहीं होती, इसकी पोलैरिटी अल्टर हो रही होती है, चेंज हो रही होती है टाइम के साथ साथ। मतलब क्या हुआ इस बात का स्टूडेंट्स? इसके दो साइकिल्स होते हैं। एक होता है इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर जो पोलैरिटीज आप मान लो कि प्लस से माइनस की तरफ होती है। दूसरा होता है स्टूडेंट्स नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटी प्लस से माइनस होती है, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपके पास पोलैरिटी, नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटी कितनी होती है स्टूडेंट्स? ये होती है माइनस से प्लस, ठीक है, माइनस से प्लस। तो मतलब अगर मैं बात करूं एक कंप्लीट साइकिल में स्टूडेंट्स, ये दो दफा अपने पोलैरिटी चेंज करता है, ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल कब बनेगी स्टूडेंट्स? इसको कहते हैं वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल। प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो स्टूडेंट्स ये एक पूरे कंप्लीट साइकिल में दो दफा अगर अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, तो स्टूडेंट जब पोलैरिटी चेंज करेगी तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। याद रखिएगा, पोलैरिटी चेंज होने से करंट की डायरेक्शन स्टूडेंट्स क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। दिस इज कंसेप्ट। पोलैरिटी चेंज होने से करंट डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ओके, पोलैरिटी जब चेंज कर होती है, जब भी यानी जब आप प्लस से माइनस बनाते हो, माइनस से प्लस बनाते हो, तो याद रखिएगा करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है। तो स्टूडेंट्स ये तो आपने सीखा ही है कि जब करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी, इन इसके भी जो पोल्स हैं वो चेंज करेंगे करंट डायरेक्शन रिवर्स होने से, ठीक है। करंट डायरेक्शन रिवर्स यानी आपके पास अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल है, मैं इसको पी एच सी कह देता हूँ। पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर प्लस से माइनस है तो पोलैरिटी होगी नॉर्थ से साउथ। इसी हिसाब से नेगेटिव हाफ साइकिल है अगर स्टूडेंट्स, तो ये होगी माइनस से प्लस। तो ये आपको पता है ये जो डायपोल्स हैं ये भी चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा साउथ से नॉर्थ। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों केस में आपके पास पोलैरिटी चेंज होने से पोल्स भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने से क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड्स के जो पोल्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ ये कंडक्टर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और यही सेम कंडक्टर है दूसरी दफा करंट स्टूडेंट्स इसमें नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप जानते हो कि दोनों तरफ, दोनों दफा मैग्नेटिक फील्ड, मैंने मैग्नेटिक इस पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। यहाँ बॉटम से टॉप थी, यहाँ टॉप से बॉटम है। तो याद रखिएगा यहाँ करंट अप करने से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये भी आपके पास चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये देख सकते हो आप, इट विल बी चेंज्ड। यहाँ आपके पास ऐसे होंगी और स्टूडेंट इस केस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होंगी, ठीक है। दोनों में देख सकते हो, यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। यानी यूँ समझ लो कि यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे है, और इस फिगर में नॉर्थ अंदर है और साउथ बाहर है। मुझे कैसे पता चला? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नॉर्थ से साउथ हमेशा आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो इसका नॉर्थ बाहर ही होगा। यहाँ अंदर से बाहर आ रही है तो मतलब इसका अंदर वाला साइड, एंड साइड जो है वो नॉर्थ है और ये साउथ है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर इसी करंट से हम सोलेनोइड को मैग्नेटाइज करना चाहेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल में स्टूडेंट्स ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो ये मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। बट नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में स्टूडेंट्स ये डीमैग्नेटाइज होगा। याद रखिएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में इट विल डीमैग्नेटाइज, क्योंकि एक साइकिल तो इसको मैग्नेटाइज करेगी और दूसरी साइकिल इसके एलिमेंट को न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। तो दैट्स वाइज फर्स्ट साइकिल, और आपको पता है जा रहा है एक पूरी कंप्लीट साइकिल में दो साइकिल्स होते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। एक इसको मैग्नेटाइज करता है, दूसरा इसको डीमैग्नेटाइज करता है। तो डेफिनेटली आपके पास डायरेक्शन रिवर्स होने से अल्टर हो रहे होते हैं। दैट्स वाई आप यूँ कहते हो कि मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन अल्टरनेटिंग करंट में साथ साथ हो रही होती है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसमें ये पॉइंट है कि अगर आप ये देखें कि ऐसे मटेरियल जो इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज हो उनको हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं,
ठीक है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और दो जो इजीली मैग्नेटाइज्ड हो और डीमैग्नेटाइज्ड हो। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और दोज which can easily magnetize and demagnetize। और इसी तरह हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होंगे स्टूडेंट्स? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो डिफिकल्ट से, मुश्किल से स्टूडेंट्स मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज्ड हो। दूसरी कैटेगरी क्या है स्टूडेंट्स? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कैसे होते हैं? विच आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज इन डीमैग्नेटाइज्ड। ठीक है। सेम इसको हम कह सकते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल आर दोज विच आर डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज, मुश्किल से, ठीक है, जिनको मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज करना बहुत मुश्किल हो, उसको हम कहते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल स्टूडेंट्स। सो अगर हम सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें स्टूडेंट्स, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो किसके बराबर होती है? सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम देखें मैथमेटिकली सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को मैथमेटिकली एक्सप्रेशन इसका हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं साइड पे बना भी लेता हूँ सेटअप ताकि आपको आसानी हो। ओके, सो यहाँ से करंट आई सपोज करोगे फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो इसके अदर एंड से करंट आई बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि करंट आई स्टूडेंट्स हमेशा अपना सर्किट कंप्लीट करता है। तो बहरहाल जो मैग्नेटिक फील्ड है मैथमेटिकली वो किसके बराबर होती है? दैट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू यू नॉट एन आई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे तीन एक्सप्रेशन है हमारे पास। पहला एक्सप्रेशन है कि जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करता है? इट इज डायरेक्टली पोजीशन टू नंबर ऑफ टर्न्स। जैसा मैंने आपसे कहा कि स्टूडेंट्स ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है स्टूडेंट्स, ये जितने ज्यादा होंगे नंबर में, याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स उतनी ही स्ट्रांग होगी, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। जो एक आपके पास जितने नंबर ऑफ लूप्स आप ज्यादा रखोगे, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ मैंने नंबर ऑफ लूप ज्यादा हैं, ठीक है। अब ये जो सोलेनॉइड है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, और स्टूडेंट इस ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है इट इज ओनली 3 इन नंबर, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होगी, इस सोलेनॉइड के अंदर, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे याद रखिएगा उतने मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। सेकेंड थिंग क्या है जी स्टूडेंट? सेकेंड थिंग है कि अगर करंट जो फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड के अंदर वो ज्यादा है, ठीक है, इट इज लार्ज इन नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सोलेनॉइड है, ये वाला सोलेनॉइड है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पेयर का करंट आ रहा है स्टूडेंट्स, और ये जो सोलेनॉइड है इसके अंदर 25 एम्पेयर का करंट आ रहा है फॉर एग्जांपल। तो याद रखिएगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। मोर द करंट इन नंबर द लार्ज विल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस एंड दैट सोलेनॉइड, ठीक है, उतने इंड्यूस मैग्नेटिज्म ज्यादा होगी। सेकेंड चीज स्टूडेंट्स ये है कि यू नॉट क्या है? U naught is nothing but permeability of free space. U naught is nothing but permeability of free space. स्टूडेंट ये क्या है? स्टूडेंट हर मटेरियल का एक परमेबिलिटी फैक्टर होता है, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जब इंड्यूस हो रही होती है उसके अंदर, तो देखना होता है कि उस मटेरियल का परमेबिलिटी फैक्टर क्या है। परमेबिलिटी फैक्टर ये डिसाइड करता है कि कोई मटेरियल कितना अच्छा जो है मैग्नेटिक फील्ड को अपने ऊपर से इंड्यूस करवाता है। तो जिसका अगर परमेबिलिटी वैल्यू ज्यादा होती है उस मटेरियल को ये इस तरह से डिसाइड किया जाता है कि ये मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बड़े अच्छे तरीके से अपने अंदर इंड्यूस करवा रहा है, गुड इंडक्टर है, गुड इंड्यूसिंग फील्ड है, ठीक है। और जिसका आपके पास परमेबिलिटी या फ्री स्पेस की वैल्यू जो है वो कम होती है, ठीक है। हर मटेरियल की स्टूडेंट्स अपनी अपनी वैल्यू है, एयर की कुछ है, ऑयल की कुछ है, वैक्यूम की कुछ है, हर मीडियम का अपना एक परमेबिलिटी वैल्यू है स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू ये बताती है कि वो जो मीडियम है वो कितना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड्स को अपने पे पास होने से कितना अच्छा परमिट करता है, अलाउड करता है, और कितने मैग्नेटिक फील्ड हैं अपने ऊपर से पास होने देता है। तो जो मटेरियल जो है किसी मीडियम की अगर परमेबिलिटी वैल्यू ज्यादा है
मतलब ये स्टूडेंट्स के वो आपके पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परमिट करेगा, इसी हिसाब से कम है तो वो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परमिट करेगा। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एन यूज किया हुआ है, ठीक है। वैसे तो मैंने इसको बोला था कि नंबर ऑफ लूप्स है, लेकिन एन को हम अलग से भी डिसाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एन यहाँ पे होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड जो होते हैं ना पर यूनिट लेंथ में, यानी मैं कहूँ कि 1 मीटर में, ठीक है, 1 मीटर में, ठीक है, 1 मीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ रही हैं। तो 1 मीटर में, ठीक है, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स आती हैं, मतलब आसान लफ्जों में मैं कह सकता हूँ कैपिटल एन डिवाइड बाई एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड। तो जितनी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आती है स्टूडेंट्स, वो आपके पास उसका स्मॉल एन होता है, ठीक है, उसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास सोलेनोइड तो आपको पता है इट कंसिस्ट ऑफ मेनी नंबर ऑफ लूप्स, मेनी नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन अगर आप उसका 1 मीटर का लेंथ ले लें और आप देखें कि उस 1 मीटर के लेंथ में उसकी कितनी नंबर ऑफ टर्न्स आती हैं, तो इट विल बी कॉल्ड स्मॉल एन। तो ये आपके पास कैपिटल एन डिवाइड बाई एल, कैपिटल एन में हम नंबर ऑफ टर्न्स को देखते हैं, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, और लेंथ में हम 1 मीटर ले लें, 2 मीटर ले लें, हम कहते हैं 5 मीटर में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स आई हैं, तो वो उसका स्मॉल एन होगा स्टूडेंट्स। ओके, दूसरा परमेबिलिटी की बात हो गई स्टूडेंट्स, वो भी मैंने आपको समझा दिया। जैसे अगर हम परमेबिलिटी का वैल्यू वैक्यूम के लिए देखें स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है, इट इज नथिंग बट 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻²। हर मीडियम की स्टूडेंट्स ये अपनी वैल्यू है, ठीक है, हर मीडियम की अपनी वैल्यू होती है। एयर की कुछ है, वैक्यूम की कुछ है, ग्लास की कुछ है, ठीक है, वुड की कुछ है। मटेरियल चेंज होने से स्टूडेंट्स परमेबिलिटी वैल्यू चेंज होता है। ये आपके पास किसके लिए है स्टूडेंट, ये वैक्यूम के लिए, और इसको हम यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वैक्यूम में ये वैल्यू आती है। और इस हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बात करें वायर की वजह से, ठीक है, किसी भी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसके बराबर होती है। जैसे अगर आपको एग्जांपल दी जाए वायर की, ये एक वायर है, ठीक है, आप सपोज करो कि इसमें करंट आई ऐसे पास कर रहा है, इस पे आप राइट हैंड का रूल लगाओ, देन यू विल सी कि स्टूडेंट इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर से अंदर की तरफ यूं पास करेंगी, ठीक है, ये आपके पास बाहर से अंदर की तरफ पास करेंगी इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, ठीक है। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ये भी आपको पता होना चाहिए, इट इज आल्सो इक्वल टू यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, ठीक है। तो आपके पास ये भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर का भी स्टूडेंट जो आपके पास आर है, ठीक है, मतलब एक जो आपके पास एक लूप बनाते हैं आप, ठीक है, ये जो लूप बनता है दिस वन, दिस लूप, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आर बोला गया है। स्टूडेंट्स ये आर जितना बड़ा होगा, रेडियस इस लूप का जितना बड़ा होगा, उतना आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। यानी आप यूँ समझ लो कि बी और आर में इनवर्स रिलेशन है। अगर आपके पास आर बड़ा होगा तो बी छोटा होगा। इस हिसाब से इस स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में आई जितना स्टूडेंट्स बड़ा होगा, ठीक है, आई ज़्यादा फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो ये जो फैक्टर है ये तो आपको हमेशा प्रोमिनेंट नजर आएगा, आई बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। तो ये जो आपके पास आर बनता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर बनता है, ठीक है, यानी जो आपका लूप बना है, तो ये जितना बड़ा होगा, ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का लूप बनता है, ठीक है, ये जितना बड़ा होगा, इसका रेडियस जितना बड़ा होगा उतनी आपको मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ऑब्जर्व की गई है, ठीक है। और इस हिसाब से आई इसमें जितना ज़्यादा फ्लो करेगा उतनी आपके मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। सो स्टूडेंट्स ये आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो टेस्ला है, इसको हम टेस्ला में मेजर करते हैं। सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी आपको पता चल गई। सोलेनोइड के लिए जो आपके पास इक्वेशन होती है, इट इज़ नथिंग बट बी इज इक्वल टू यू नॉट एन आई, ठीक है। और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए भी जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ये दोनों आपको पता होने चाहिए, न्यूमेरिकल के लिए भी ज़रूरी है और प्लस कंसेप्ट के लिए भी ज़रूरी है।
फिर भी स्टूडेंट्स अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है, जस्ट पुट योर कमेंट एट द एंड. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.